दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। देश में साधन कौन सी तकनीक का प्रयोग करेगा वो डिपेंड करता है साधन गहनता के कारण पर, यानी कि भौतिक कसौटी के आधार पर और कीमत कसौटी के आधार पर। अब अमेरिका जो है वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वहां पर पूंजी की प्रचुरता हो, यानी कि पूंजी की ज्यादा मात्रा हो। तो एक देश ए देश उस स्थिति में भौतिक रूप से पूंजी प्रचुर समझा जाएगा, यानी कि एक देश के पास उस समय ज्यादा पूंजी मानी जाएगी यदि उस देश में पूंजी श्रम अनुपात दूसरे देश की तुलना में अधिक है। जैसे इस देश में देखिए पूंजी श्रम अनुपात जो है ए देश में वो कितना है 5/1 ज्यादा है बी देश यानी कि भारत से, जो कि भारत में कितना है पूंजी श्रम अनुपात 3/3 के। ठीक है, वाई वस्तु की हम बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि वाई वस्तु के लिए। तो वाई वस्तु के लिए अगर हम देखेंगे तो वाई वस्तु के उत्पादन में क्योंकि अमेरिका में पूंजी श्रम अनुपात ज्यादा है इसलिए अमेरिका को पूंजी प्रधान माना जाएगा, यानी कि ए देश उस स्थिति में भौतिक रूप से पूंजी प्रचुर समझा जाएगा यदि उस देश में पूंजी श्रम अनुपात दूसरे देश से अधिक हो। तो पूंजी कसौटी के आधार पर, यानी कि भौतिक कसौटी के आधार पर जिस देश के पास ज्यादा मात्रा में साधन हो, जैसे इंडिया के पास आप कह सकते हो लेबर ज्यादा है तो ये रेशियो कम आएगा, यानी कि भौतिक तरीके से वो श्रम प्रधान तकनीक कहलाएगी। अगर हम कीमत कसौटी की बात करें तो डेफिनेटली जो चीज ज्यादा है, मान लीजिए अमेरिका में पूंजी ज्यादा है तो डेफिनेटली अमेरिका में जो पूंजी है वो सस्ती होगी, यानी कि ए देश उस स्थिति में उस कीमत कसौटी के आधार पर पूंजी प्रचुर समझा जाएगा यदि उस देश में पूंजी श्रम कीमत अनुपात दूसरे देश की तुलना में कम है, यानी कि प्राइस कैपिटल का जो रेशियो है, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर का जो रेशियो है, प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर से वो सस्ता होना चाहिए। यानी कि यहां पर बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि या तो वो अधिक भौतिक मात्रा अधिक हो, भौतिक मात्रा ज्यादा हो, या कीमत कम हो, यानी कि हम या तो कीमत कम होने की वजह से उसका यूज कर रहे हैं या भौतिक मात्रा की वजह से यूज कर रहे हैं। तो ये दो वजह बच्चों हो सकती हैं। देखिए सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में यहां पर बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है अभी आपको कि एक देश आखिरकार किन वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो यहां पर सबसे पहले ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक देश किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, वो डिपेंड करता है साधन पर, यानी कि साधन की प्रचुरता पर। तो जिस देश के पास जो चीज ज्यादा होगी, यानी कि कैपिटल लेबर रेशो डिसाइड करेगा कि कौन सा देश कौन सी वस्तु बनाएगा। और दो कसौटी हैं, भौतिक कसौटी और कीमत कसौटी के आधार पर। बच्चों ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार एक देश किस तरीके से, वास्तव में तो वो निर्यात कर रहे होते वस्तुओं का, लेकिन वास्तविक रूप से, मतलब दिखने में तो लग रहे हैं वस्तुओं का वो निर्यात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जिस देश के पास पूंजी ज्यादा है वो वस्तुओं का निर्यात न करके पूंजी का निर्यात कर रहा होता है। और जिस देश के पास श्रम ज्यादा है वो वास्तव में वस्तु का निर्यात न करके श्रम का निर्यात कर रहा होता है, जो कि इस थ्योरी का कंक्लूजन है। वो बच्चों हम आपको अगली वीडियो में डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो बच्चों किस तरीके से दो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लग जाते हैं इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में समझा रहे हैं बच्चों। तो ऑलन ने बताया कि वस्तु के उत्पादन में मौलिक लागत भिन्नता के कारण वस्तु का, मतलब शुरू से बोलेंगे। तो बच्चों हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे किस तरीके से हेक्सर ऑलन ने अपनी थ्योरी को समझाया। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ऑलन के अनुसार वस्तु के उत्पादन में मौलिक लागत भिन्नता के कारण विशिष्टीकरण नहीं होता, यानी कि कौन सा देश सस्ता बना रहा है, कौन सा देश महंगा बना रहा है उसकी वजह से व्यापार नहीं होता, बल्कि जो कीमत अनुपात है साधनों का उसकी वजह से व्यापार होता है। यानी कि साधन की ऐसा हो सकता है कि एक देश में लेबर भी सस्ता हो और कैपिटल भी सस्ती हो दूसरे देश के मुकाबले। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यापार नहीं करेगा। व्यापार इस बात पर डिपेंड करता है कि ज्यादा सस्ता कौन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो विशिष्टीकरण जो है वो कीमत अनुपात, वस्तुओं की कीमत अनुपात कह लो या वस्तु तथा साधन, मैं यहां पे भी लिख देता हूं साधन, इसकी भिन्नता के कारण व्यापार होता है। तो दो देश जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तो वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रचुर साधन संपन्न देश साधनों का निर्यात करता है जो उसके पास ज्यादा है, और सीमित साधन देश साधनों का आयात करता है। तो ये बेसिक बात है बच्चों जो आपको समझनी है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको एक बार
समझा देता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। मान लीजिए दो देश हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत और अमेरिका। भारत को हमने बी कहा था और अमेरिका को हमने ए कहा था, ठीक है। तो अमेरिका जो है वो वाई वस्तु के बनाने में, उत्पादन में कुशल है, यानी कि यहां पे हम वाई वस्तु लिख रहे हैं और यहां पर हम एक्स वस्तु लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो भारत का जो पीपीसी है वो इस तरीके का स्लोप ले लिया हमने, और अमेरिका के लिए हमने इस तरीके का स्लोप ले लिया है। इससे पता चल रहा है कि जो भारत है वो बी बनाने में कुशल है। तो यहां पर देखिए हम एक जो डायग्राम है इसको हम ए बोल देते हैं और ये बी है। ये उत्पादन संभावना वक्र है बच्चों। इसको हम, ये जो है ना, ये भारत को डिनोट कर रहा है, या आप बी देश बोल सकते हो, और ये अमेरिका को डिनोट कर रहा है, जिसे आप ए देश बोल सकते हो। और अब हम मान के चल रहे हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। उस केस में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है तो ये हमारा एक कल्याण को दिखाने वाले इंडिफरेंस मैप है। ठीक है जी। तो यहां पे हमारा एक पॉइंट है ये वाला ए और ये वाला पॉइंट है बी, यानी कि हम डायग्राम के थ्रू नहीं दिखा रहे, लेकिन इतनी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो ब्लू वाला, यानी कि अमेरिका एक्स वस्तु का, वाई वस्तु का, और एक्स वस्तु का इतना कर रहा है। मैं आपको चलिए पॉइंट बता देता हूं, बाद में मैं मिटा दूंगा इसको। तो अमेरिका जो है वो इतनी वाई वस्तु बना रहा है और इतनी एक्स वस्तु बना रहा है, ठीक है जी। और भारत जो है वो एक्स वस्तु इतनी बना रहा है और इतनी वस्तु बना रहा है वाई। तो यहां पर हम इसको हटा रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम में जो क्लियरिटी है वो बनी रहे, क्योंकि कंसेप्ट हमारा कुछ और है। ये तब है बच्चों जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। अगर दोनों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लग जाते हैं तो डेफिनेटली भारत जो है, क्योंकि भारत जो है वो एक्स वस्तु सस्ती बना पा रहा है और अमेरिका जो है वाई वस्तु सस्ती बना पा रहा है, तो दोनों आपस में व्यापार में इन्वॉल्व होने से दोनों देशों को फायदा होगा। इस केस में जो हमारा आप कह सकते हो पीपीसी बन जाएगा कंबाइंड करके, वो ये वाला बन जाएगा इस तरीके से। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हो रहा है वो सी पर हो रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस लेवल पे आप आ सकते हो, यानी कि आप कहने का मतलब ये है, इसको हम नाम दे देते हैं ई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि भारत जो है, भारत ये बीई निर्यात करेगा एक्स वस्तु का इतना, ठीक है जी। और ये जो हिस्सा है ये सीबी आयात करेगा वाई वस्तु का। ये कौन करेगा? भारत। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली तो भारत वस्तु खरीद रहा है, निर्यात कर रहा है बीई का, लेकिन वास्तव में रूप में भारत श्रम को बेच रहा है, क्योंकि भारत में जो श्रम है वो सस्ता है, इसलिए भारत बी वस्तु एक्स्ट्रा बना के बेच देगा अमेरिका को, और सी बी वस्तु खरीद लेगा अमेरिका से जो कि वाई वस्तु है। इसका मतलब भारत पूंजी खरीद लेगा और श्रम को बेच देगा। नहीं, डायरेक्टली तो दिख रहा है कि वो वस्तु बेच रहा है, एक्स वस्तु बेच रहा है और वाई वस्तु खरीद रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो श्रम को बेचेगा और पूंजी को खरीद लेगा। इसी तरीके से बच्चों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी उसी तरीके का ट्रेंड रहेगा, यानी कि इतनी वस्तुओं का, यहां पे हम नाम दे देते हैं, इसको हम एफ बोल देते हैं। तो जो एफ है, एफ वस्तु का वो, क्योंकि ये जो है ना वाई वस्तु भारत के लिए निर्यात, भारत के लिए आयात है, तो इसके लिए निर्यात होगा, यानी कि एफ का निर्यात करेगा जो कि वाई वस्तु है, और एसी का आयात करेगा जो कि एक्स वस्तु है, ठीक है जी। और ये कौन कर रहा है? अमेरिका। यानी कि सिंपल शब्दों में हमने आप बच्चों को समझाया किस तरीके से दोनों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना कितना वस्तु खरीदेंगे, कितना कितना बेचेंगे। इसके अलावा बच्चों एक और थ्योरी है जो कि हम आने वाली वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि ऑलन के अनुसार जो स्वतंत्र व्यापार का संतुलन तब होगा जब लागतों में तुलनात्मक अंतर समाप्त हो जाए और दोनों देशों में सापेक्षिक कीमतें समान हो जाए। जैसे कि मान लीजिए W/R की हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
या आप कह सकते हो एक तरीके से, तो ये जब समान हो जाए दोनों देशों में, ठीक है जी, या प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों देशों में जब बराबर बराबर हो जाए, उस केस में अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हो दोनों बाजारों का एक साथ संतुलन हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं जब संतुलन इस स्थिति में माना जाएगा, जैसे कि सपोज कीजिए भारत जो है वो क्योंकि एक्स वस्तु बेच रहा है, तो भारत में एक्स वस्तु बेचने से जो प्राइस ऑफ एक्स है वो बढ़ेगा। अगर हम पी एक्स अपॉन पी वाई की बात कर लें, क्योंकि भारत एक्स वस्तु बेच रहा है और वाई वस्तु खरीद रहा है, यानी कि वाई वस्तु की कीमतें घटेंगी। तो इस तरीके से देखोगे तो ये रेशियो जो है वो बढ़ेगा भारत में, जबकि अमेरिका में क्या है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो घटेगा और प्राइस ऑफ वाई जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई वो बेच रहा है, तो प्राइस ऑफ वाई जो है प्राइस ऑफ एक्स वहां घटेगा, प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का ये कीमत अनुपात बराबर बराबर ना हो जाए, यानी कि उस स्थिति में संतुलन माना जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है इसको आने वाले अर्थशास्त्रियों ने और डिटेल में समझाया। तो ये बच्चों हेक्सर-ओलन की थ्योरी है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वास्तविक रूप में एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना निर्यात और कितना आयात कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हेक्सर-ओलन की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और वीडियो हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पे बनाएंगे, जिसमें हम आपको हेक्सर-ओलन थ्योरी का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि इस थ्योरी का और जो पुरानी थ्योरी है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फायदे हुए, क्या इसने अचीव किया, उसके बारे में भी बच्चों हम आपको अलग वीडियो बना के समझा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।